नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि झारखंड की जनजातियों में आज हम पढ़ेंगे अगली जनजाति। आज हम बात करेंगे झारखंड की 23वीं जनजाति के बारे में, जो कि है कवार या तो फिर कवार जनजाति के बारे में आज पढ़ेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफी प्रमुख जनजाति के रूप में भी माना जाता है झारखंड का। और साथ ही साथ बात करेंगे तो इस जनजाति को कवार और एक आता है कोल, ये दो जनजाति ऐसा है जो कि 31वीं और 32वीं जनजाति के रूप में माना जाता है। यानी कवार जनजाति को 8 जनवरी 2003 को 31वीं जनजाति के रूप में भारत सरकार के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त हुआ अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत। तो आज हम जानेंगे कवार जनजाति से महत्वपूर्ण टॉपिक, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, उन सभी चीजों को हम एक एक करके समझेंगे। फिलहाल हम बता दें कि आज हम 23वीं जनजाति पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हम एक 24वीं जनजाति कोल पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो बचेगा 8 जनजाति जो कि आदिम जनजाति है, उन 8 आदिम जनजातियों को हम अलग अलग करके एक जगह पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगा। नहीं तो सारा एक जगह अगर मिक्स हो जाएगा तो फिर वहां से क्या होता है कि समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में, जो कि आपको काफी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बात करेंगे आज हम 23वीं जनजाति कवार जनजाति के बारे में। बता दें कि इससे पहले हम 22 जनजातियों को पढ़ चुके हैं। झारखंड के जो भी महत्वपूर्ण 22 जनजाति है, चाहे वो संथाल, उरांव, मुंडा हो, खरवार कह सकते हैं, खड़िया कह सकते हैं, और भी जो भी जनजाति हैं, अलग अलग जनजातियों को सब हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप पिछले कक्षा को नहीं देखें तो आप हमारे पिछले क्लास को देख सकते हैं और वहां से आप सारे जो भी जनजाति उन सभी के बारे में आप देख सकते हैं आसानी से। बात करते हैं कवार जनजाति के। तो कवार जनजाति को बता दें कि 8 जनवरी 2003 को 8 जनवरी 2003 को विधि न्याय मंत्रालय जो कि नई दिल्ली, वहीं के द्वारा कह सकते हैं कि इसे जनजाति के रूप में घोषित किया गया। और अगर बात करेंगे इनकी इस जनजाति के बारे में तो ये काफी महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में माना जाता है। तो 31 हालांकि 8 जनवरी को ये कवार और कोल ये दोनों जनजाति को ही घोषित किया गया था अनुसूचित जनजाति में। लेकिन आपको स्पेशली अगर पूछा जाए कि 31वीं जनजाति कौन सी है, तो 31वीं जनजाति हो जाएगा आपका कवार। लेकिन वहीं अगर और 32वीं जनजाति के रूप में पूछा जाए तो 32वीं जनजाति हो जाएगा आपका कोल। तो ये दो आप जरूर याद रखेंगे, 31वीं और 32वीं। कब इसे शामिल किया गया, तो 8 जनवरी 2003 को 8 जनवरी 2003 को इस दोनों जनजाति को कह सकते हैं कि 31वीं और 32वीं जनजाति के रूप में कवार और कोल को शामिल किया गया। तो अगर पूछा जाए कि झारखंड की 31वीं जनजाति कौन है, तो डायरेक्टली आपसे आंसर होगा कवार। अगर पूछा जाए कि झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किस जनजाति को माना जाता है, तो वो आपका कोल जनजाति हो जाएगा। तो इन दोनों जनजाति के बारे में आप जरूर याद रखेंगे और पहले 4 जनजाति को जरूर आप याद रखेंगे। पहले 4 जनजाति की अगर बात करें तो पहले 4 जनजाति में जैसे आता है आपका संथाल, उरांव, मुंडा और हो। ये शुरुआत के 4 ऐसे जनजाति हैं जिसको कह सकते हैं कि जनसंख्या के दृष्टि से और भी कई सारे महत्वपूर्ण दृष्टियों के आधार पर भी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण आधार के ऊपर भी आप इन चारों को जरूर याद रखेंगे। शुरुआती के 4 जनजाति जो कि एक प्रमुख जनजाति के रूप में माना जाता है। ऐसा नहीं कि इसे पहले शामिल किया गया, उस दृष्टि से हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये 4 जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, ये 4 जनजाति को। साथ ही साथ अंत के 2 जनजाति जो है वो 31वीं और 32वीं जनजाति। हालांकि अब के एग्जाम में अगर बात करें तो लगभग सभी जनजातियों से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इनमें से 32 का 32वां आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उन सभी चीजों को हम जब सारी जनजातियों को पढ़ लेंगे उसके बाद सब हम चर्चा करेंगे कि कहां से आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। तो याद रखिएगा इन सभी चीजों को। बात करते हैं इनके बारे में। तो कवार जनजाति जो है ये अपने आप को कौरवों की वंशज मानते हैं। ये मानते हैं कि कभी ना कभी हमारे वंशज जो है वो कौरवों से संबंधित माना जाता है, कि वो कौरवों के ही वंशज माने जाते हैं। याद रखेंगे इनकी भाषा जो है वो कंवराती या तो फिर कंवरासी के नाम से जाना जाता है, जो कि सागरी भाषा समूह से संबंधित माना जाता है। अगर बोला प्रजातीय समूह के आधार पर किस जनजाति के अंतर्गत आता है, तो प्रजातीय दृष्टि से ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के अंतर्गत आते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के अंतर्गत। तो याद रखेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड और दर्मिडियन, ये 3 अलग अलग समूहों में बांटा गया है।
तो अगर कबार जनजाति का बात करेंगे तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के अंतर्गत आता है। वहीं अगर बात इनकी मुख्य निवास स्थलों की अगर बात करें कि झारखंड में ये कहाँ निवास करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो कह सकते हैं कि ये अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और अलग अलग जैसे जैसे ये कह सकते हैं कि एक क्षेत्रों में पहले ये निवास करते हैं। जब वहां देखता है कि इनका जनसंख्या बढ़ता है तो धीरे धीरे ये क्षेत्रों में कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में इनका विस्तार होना शुरू होता है। तो कह सकते हैं कि इनका झारखंड में जो मुख्य निवास स्थल है वो पलामू, गुमला, सिमडेगा और लातेहार, ये सभी क्षेत्रों के अलावा और भी कई क्षेत्रों में थोड़े बहुत जनजाति देखने को मिलता है। हालांकि झारखंड में इस जनजाति की बहुत ज्यादा जनसंख्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में माना जाता है। याद रखेंगे कि झारखंड में कुल जनसंख्या का अगर बात करें इस जनजाति का तो 8,145 जो कि लगभग जनजातियों के प्रतिशत का अगर देखा जाए तो 0.09% जो है वो जनजातियों में इनका हिस्सा देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे ये अपने आप को कौरवों के वंशज मानते हैं। इनकी भाषा कवराती है तो फिर कवरासी सागरी भाषा के अंतर्गत आता है। इनका समूह जो प्रजातीय दृष्टि से अगर बात करें तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह हो जाएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह। तो ये दोनों चीजों को याद रखेंगे, भाषा समूह अलग है और प्रजाति समूह अलग है। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है। मुख्य निवास स्थल अगर देखा जाए झारखंड में पलामू, गुमला, सिमडेगा और लातेहार क्षेत्र में देखने को मिलता है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 8,145 जो वो झारखंड में कुल जनसंख्या देखने को मिलता है और ये 2011 की जनगणना के अनुसार से ये आंकड़ा है। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार से ये आंकड़ा है 8,145 जो कि लगभग 0.09% हिस्सा है। याद रखिएगा इसे 31वीं जनजाति के रूप में 8 जनवरी 2003 को 31वीं जनजाति के रूप में घोषित किया गया। तो इसे अगर बोला जाए कि कबार जनजाति और कोल जनजाति को कब विधि न्याय मंत्रालय जो कि कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कब इसे कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा गया, तो 31वीं और 32वीं जनजाति के रूप में 8 जनवरी 2003 को इसे शामिल किया गया। और इस तरह से झारखंड में कुल जो है वो वर्तमान में भी 32 जनजाति जो है वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तीन सभी चीजों को याद रखेंगे। अब बात करेंगे इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में। तो अगर बात करें कबार जनजाति की सांस्कृतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में, तो इनका समाज जो है पितृ सत्तात्मक और पितृवंशी माना जाता है। अगर ये शब्द नहीं भी लिखा हो तो आप इन चीजों को आप अच्छे से समझ लिए होंगे, क्योंकि अब तक हम जितने भी पिछले क्लास है उन सभी चीजों में हम एक ही चीज चर्चा यही करते आए हैं कि अगर ये शब्द आपको नहीं भी लिखा है कहीं पे तो आप ये नहीं समझिएगा कि इनका परिवार दूसरा है। तो कहीं ना कहीं लगभग सभी जनजातियों में जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक और पितृवंशीय ही माना जाता है। तो इन सभी चीजों को याद रखेंगे। समगोत्रीय विवाह इनमें भी वर्जित माना जाता है, यानी समान गोत्र में इनका भी विवाह नहीं देखने को मिलता है। लेकिन कुछ मुख्य आधार पर कह सकते हैं कि इनमें कुछ वैसा हम चर्चा करेंगे आगे कि कुछ विशेष परिस्थिति में देखने को मिलता है कि ये अपने जाति से अलग होकर भी ये कुछ विवाह करने को मिलता है और वो अलग नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो उन सभी चीजों को हम आगे चर्चा करेंगे। इनके प्रमुख गोत्रों की अगर बात करें तो गोत्र में काफी महत्वपूर्ण गोत्र माना जाता है कबार जनजाति का, क्योंकि इनका नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से आपको कई बार सवाल पूछा जाता है। जैसे इनका प्रमुख गोत्रों में अगर बात करें तो प्रहलाद, अभिआर्य, वशिष्ठ, सुखदेव, दंडक, पराशर, विश्वामित्र, ये सभी जो है वो कुछ महत्वपूर्ण गोत्र के रूप में माना जाता है। तो नाम कह सकते हैं कि ये नाम जो है वो काफी महत्वपूर्ण नाम से लिया गया है और इनका जो भी नामकरण है गोत्र का तो अपना सबका अपना गोत्र चिन्ह भी देखने को मिलता है। तो इन गोत्र को जरूर आप याद रखेंगे। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। प्रहलाद, अभिआर्य, वशिष्ठ, सुखदेव, दंडक, पराशर, विश्वामित्र, ये सभी जो वो कुछ प्रमुख गोत्र है। इसके अलावा भी कई सारे गोत्र देखने को मिलता है, लेकिन ये प्रमुख गोत्र थे इसलिए हम इन प्रमुख गोत्रों को ही हम लिखे हैं, जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। फिर बात करेंगे इनमें क्रय विवाह जो है वो सर्वाधिक प्रचलित विवाह माना जाता है। कह सकते हैं कि क्रय विवाह जो है वो सर्वाधिक प्रचलित विवाह देखने को मिलता है कबार जनजाति में। अन्य विवाह में अगर बात करेंगे तो सेवा विवाह, ढोकू विवाह और घरजिया विवाह, ये सभी विवाह का भी प्रचलन देखने को मिलता है। इनमें बात करेंगे वंश या तो फिर गोत्र के बाहर अगर कहीं बात करें, अगर कहीं अपने वंश या गोत्र के अंदर अगर कहीं ये कन्या का ढूंढते हैं, यानी कह सकते हैं कि अगर लड़की ढूंढते हैं विवाह के लिए तो उसे कुटमैती प्रथा कहा जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये चीजों को आप जरूर याद रखेंगे। कहने का अर्थ है कि जब ये अपने वंश या तो फिर गोत्र जो इनका अपना वंश है
या तो फिर अपना गोत्र, यानी कवार का जो भी अपना गोत्र होगा, चाहे वो कोई भी गोत्र हो इनमें से। जैसे वशिष्ठ गोत्र है तो वशिष्ठ गोत्र में के अलावा किसी दूसरे गोत्र में अगर ये कन्या को ढूंढते हैं, यानी लड़की को ढूंढने जाते हैं, तो उसे कुटमैती प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इन चीजों को जरूर आप याद रखेंगे। साथ ही साथ बता दें कि ये वशिष्ठ गोत्र अगर इनका है तो ये वशिष्ठ के साथ कभी भी विवाह नहीं होगा, यानी कहने का अर्थ ये समान अगर गोत्र हो जाए तो इनमें विवाह नहीं होगा। वशिष्ठ जो है वो सुखदेव के साथ कह सकते हैं कि इनके साथ विवाह कर सकता है, ये जो है इसके साथ विवाह हो सकता है, इसका विवाह इसके साथ हो सकता है, लेकिन समान गोत्र में विवाह जो है उनका नहीं देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे इनके वधू मूल्य। तो यहां से भी कई बार सवाल पूछा गया कि इनमें से सुखदाम जो है वो किस जनजाति के वधू मूल्य के रूप में जाना जाता है, तो वो कवार जनजाति। या तो फिर यहां से उल्टा करके पूछे कि कवार जनजाति में वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है, तो सुखदाम के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से आपको एग्जाम में जरूर सवाल पूछा जाता है। तो याद रखेंगे जब गोवंश या गोत्र के बाहर जब ये कन्या को ढूंढने जाते हैं तो उसे कुटमैती प्रथा के नाम से जाना जाता है। वहीं इनमें वधू मूल्य, जो लड़कियों को दिया जाने वाला मूल्य, जो वधू मूल्य के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि लगभग जनजातियों में हम देखते हैं कि प्राचीन काल में भी और वर्तमान में भी कुछ में देखने को मिलता है, लेकिन वर्तमान में ये काफी कम हो चुका है। तो अगर बात करें कि इनमें वधू मूल्य जो देखने को मिलता है वो सुखदाम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे इन सभी चीजों को। साथ ही साथ सुखदाम के अलावा इनमें क्या है कि वधू मूल्य के अलावा क्या है कि वधू मूल्य के अलावा क्या है कि इन जनजातियों में 10 खंडी चावल दिया जाता है, जिसे सुकमोल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे है क्या सुकमोल, एक शब्द है सुकमोल। अब समझते हैं ये शब्द के बारे में। होता क्या कि हम जानते हैं कि तिलक के रूप में या दहेज के रूप में या वधू मूल्य के रूप में जो भी दिया जाता है, तो कुछ पैसा दिया जाता है और भी कोई वस्त्र दिया गया हो और भी कई सारी चीजें दी जाती है। लेकिन उसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो जिसे सुखदाम के नाम से जाना जाता है, तो इसके अलावा अगर कहीं इसमें एक प्रचलन है कि 10 खंडी चावल। अब इनमें से आपको बताना कि एक खंडी बराबर कितना होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि एक खंडी बराबर कितना होता है। एक खंडी बराबर कितना होता है, इसके बारे में आप जरूर बताएंगे कितना होता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि एक खंडी बराबर कितना होता है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि 10 खंडी चावल भी देते हैं, जिसे सुकमोल के नाम से जाना जाता है। तो वही है कि तिलक में जो पैसा और भी वस्त्र वगैरह दिया जाता है, उसके अलावा जो दिया जाता है 10 खंडी चावल। याद रखेंगे 10 खंडी चावल, 10 खंडी चावल दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सुकमोल के नाम से जानते हैं, सुकमोल के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सुकमोल क्या है। तो यहां से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अगर बात करें कवार जनजाति में वधू मूल्य सुखदाम के अलावा 10 खंडी चावल या तो फिर अन्य जो भी वस्तु दिया जाता है या 10 खंडी चावल देने का प्रथा, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो सुकमोल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद साथ ही साथ याद रखेंगे इनकी जनजातीय पंचायत का प्रधान जो है वो सयाना के नाम से जाना जाता है। जनजातीय पंचायत का प्रधान जो होता है उसे सयाना कहते हैं, यानी जो भी जनजातीय पंचायत का जो मुख्य व्यक्ति होता है, कह सकते हैं कि अपनी इसकी हर जनजाति में अपनी जनजातीय पंचायत व्यवस्था देखने को मिलता है, चाहे वो ग्राम के आधार पर देखा जाए या पंचायत के आधार पर देखा जाए। किसी में पड़ाहा पंचायत है, फिर उसके ऊपर कई जनजातियों में राज देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग आधारों पे और अलग अलग तरीके से बटा हुआ है। तो इन सभी चीजों को आप याद रखेंगे। तो इनमें जनजातीय पंचायत का जो प्रधान होता है वो सयाना के नाम से जाना जाता है। वहीं गांव का प्रमुख व्यक्ति जो होता है, गांव का प्रमुख व्यक्ति उसे प्रधान या तो फिर पटेल के नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करें कवार जनजाति में गांव का प्रमुख प्रधान या फिर पटेल के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें कवार जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार क्या है, यानी इनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो याद रखें कवार जनजाति का भी मुख्य पेशा जो वो कृषि कार्य ही माना जाता है। साथ ही साथ कई ऐसे जनजाति हैं कवार जनजातियों में जो कि मजदूरी का भी कार्य करते हैं। कई सारे अब तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो कई सारे विदेशों में मजदूरी करने के लिए चल जाते हैं, अलग अलग देशों में भी ये मजदूरी का कार्य करते हैं। और कह सकते हैं कि वर्तमान में इनका जो है वो अगर स्थिति देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं प्राचीन काल से काफी सुधर चुका है। और अब इनका अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था या तो फिर जो भी सांस्कृतिक व्यवस्था है या तो फिर कह सकते हैं जो भी रहन सहन है, उनमें भी काफी बदलाव अब देखने को मिलता है।
याद रखेंगे इनकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में। अगर इनकी धार्मिक व्यवस्था की अगर बात करें तो इनमें जो सर्वोच्च देवता जो है वो भगवान के नाम से जाना जाता है। यानी जो अपने ये सर्वोच्च देवता, जो सर्वाधिक प्रमुख देवता जो माना जाता है, उन्हें ये भगवान से संबोधित करते हैं। कई जनजातियों में सिंगोंगा के नाम से जाना जाता है, तो उरांव में कह सकते हैं कि धर्मी या तो फिर धर्मेश के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग देवों में कह सकते हैं कि अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिर साथ ही साथ याद रखेंगे ये धार्मिक स्थल, इनके धार्मिक स्थल को सरना के नाम से जाना जाता है। सरना के नाम से जाना जाता है क्योंकि सरना जो इनका धार्मिक स्थल माना जाता है। सभी लगभग जनजातियों में जो वो सरना व्यवस्था देखने को जरूर मिलता है। साथ ही साथ इनमें ग्राम देवता को खूंट देवता के नाम से जाना जाता है। खूंट देवता के नाम से जाना जाता है। तो इनके ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो ये खूंट देवता के नाम से जाना जाता है। गांव का धार्मिक प्रधान जो है, गांव का धार्मिक प्रधान वो पाहन या तो फिर बैगा के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि कबार जनजातियों में धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रधान या तो फिर बैगा के नाम से जाना जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि गांव का धार्मिक प्रधान में लगभग जनजातियों में जो है वो पाहन या तो फिर बैगा के नाम से ही जाना जाता है। याद रखेंगे कुछ ऐसे जनजाति जिनमें इसके अलावा अगर नाम दूसरा मिलता है तो वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। फिर उसी तरह से सर्वोच्च देवता लगभग सभी में, कई सारे जनजातियों में सिंगोंगा मिलता है। लेकिन सिंगोंगा के अलावा अगर कोई दूसरा नाम मिलता है आपको तो वहां आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो जो सब में कॉमन होता है वहां से सवाल नहीं पूछा जाता है, लगभग ना के बराबर पूछा जाता है। जो ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो कहीं ना कहीं एक विशेष महत्व के तौर पर, जिसका अपना एक अलग महत्व है, तो उसके आधार पर ही पूछा जाता है सवाल। इन सभी चीजों को आप जरूर याद रखें। जैसे इनकी एक कुटमैती प्रथा था, ये थोड़ा सा अलग हटके अन्य सभी जनजातियों से था। फिर इनकी वधूमली जो है वो सुखदाम के नाम से जाना जाता है, तो ये थोड़ा नया नाम है। फिर साथ ही साथ इनमें 10 खंडी चावल, कह सकते हैं सुखदाम के अलावा जो 10 खंडी चावल देता है जो वधु को, तो उसमें क्या है कि सुखमोल के नाम से जाना जाता है। तो इन ऐसा शब्द जो है वो आपसे सवाल में पूछा जाता है। साथ ही साथ इनके प्रमुख पर्व त्योहार में अगर बात करें तो जयाखानी, हरेली, कर्मा, पीतर पूजा, तीज, सोहराय और भी कई सारे हिंदू देवी देवताओं की भी ये पूजा करते हैं। कह सकते हैं कि हिंदू पर्व त्योहार भी ये अब धीरे धीरे मनाते हैं। और कई जनजातियों में हम देखें कि अलग अलग तरीके से इनका कहीं ना कहीं विभाजन हुआ है और अलग अलग विस्थापित हुए हैं। कुछ कह सकते हैं कि इनका अपना धार्मिक जो भी रहा है आधार, वो भी कहीं ना कहीं कई भागों में अलग अलग बांटा है। कई कह सकते हैं कि कुछ ईसाई धर्म परिवर्तित कर लिए, तो कुछ ऐसे हैं जो कि हिंदुओं के संपर्क में आने के बाद हिंदुओं से अपना ये मेल जोल रख लिया और वहां से बन गए। तो ये इनमें अलग अलग प्रथा देखने को मिलता है, जिस आधार पर ये कह सकते हैं कि अपना धर्म परिवर्तन भी कई सारे प्राचीन काल में कर लिए थे। जैसे जब जानते हैं कि जब ईसाई आए थे झारखंड में पहला बार, तो याद रखेंगे 1845, ये डेट याद रखिएगा 1845 में। तो यहां से क्या है कि एक झारखंड में काफी बड़ी संख्या में ये देखने को मिलता है कि जनजातियों का ईसाईकरण जो है वो काफी जनसंख्या में देखने को मिलता है। इनमें भी हम पिछले कक्षा में हम पढ़े थे, पिछले 2-3 क्लास पहले हम पढ़े थे कि इनमें से कौन सी जनजाति है जिसमें सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है। तो वो सभी चीजों को भी हम पिछले क्लास में हम इन सभी चीजों को चर्चा किए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आया होगा। और इसके बाद हम झारखंड की 32वीं जनजाति कोल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। और कोल जनजाति के बाद पढ़ने के बाद उसके बाद हम बचा जो 8 जनजाति यानी 23 हो गया, एक 24वीं जनजाति पढ़ेंगे। 24वीं जनजाति पढ़ेंगे वो है आपका कोल। और कोल पढ़ने के बाद हम 8 आदिम जनजातियों के बारे में लास्ट करेंगे। और उन सभी जनजातियों को जब हम कवर कर लेंगे उसके बाद फिर हम क्या है कि अलग अलग तरीके से एक टेबल के रूप में हम समरी कह सकते हैं कि जितना भी 32 जनजातियों का एक समरी के रूप में सभी चीजों को एक जगह संग्रह करने का प्रयास करेंगे, जहां से आपको एग्जाम की दृष्टि से वो काफी हेल्पफुल होगा। जैसे वधु मूल्य है किसी का, तो सारे वधु मूल्य जितने भी जनजातियों में है उन सभी चीजों को हम एक जगह कवर करेंगे। और उन सभी चीजों को हम चाहे वो ट्रिक के माध्यम से हो या तो फिर समझने के माध्यम से हो या तो फिर कोई की पॉइंट है जहां से हम समझ सकते हैं, उन सभी चीजों को हम धीरे धीरे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप एग्जाम में जाए तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो और आप आसानी से उन सभी चीजों को हल कर लें। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया होगा तो बेशक आप डिसलाइक करें। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको लगता है कि आगे हमें इससे फायदा होने वाला है तो। साथ ही साथ
अगर आपको लगता है कि इससे हमें बेनिफिट हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।